नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी माइंड, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। शाम 4 बजे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे को लेकर के, और आज का विषय काफ़ी रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट के समय बड़ी संख्या में लोगों को अच्छी खासी रकम मिलती है। इस रकम को कहाँ और कैसे निवेश करें, ये एक बड़ी चुनौती होती है। मौजूदा समय में केवल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS ही एक ऐसी योजना है जिसमें बुजुर्ग लोग निवेश करके बेहतर कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है जिसमें कि वो निवेश करके टैक्स सेविंग और अच्छी कमाई कर सकें। बजट 2023 में इस योजना में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दी गई थी। इस वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 6 महीने में SCSS में 74,625 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 गुना है। रिटायरमेंट के बाद निवेश के लिए कैसी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के निवेश के लिए, और क्या कुछ विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिलता है उसको निवेश किस तरीके से किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे कौन से विकल्प हैं जहाँ पर कि सीनियर सिटीजन निवेश करके एक नियमित आय जो है वो प्राप्त कर सके? देखिए विपुल जी, रिटायरमेंट के बाद जो भी आपके पास रिटायरमेंट से पैसा मिलता है उसको निवेश करने का अगर हम कोई सिंगल विकल्प ढूंढने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा आपको। और उसके कारण भी हैं। उसका कारण ये है कि आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, सबका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, सबका रिटर्न अलग होता है। किसी में जोखिम ज्यादा है, किसी में जोखिम कम है। तो ये सब को देखते हुए कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट जो है मिलना बहुत मुश्किल है। ये भी एक स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए। जैसे आप निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आप लंबे समय के लिए कहाँ निवेश करेंगे, कितना इक्विटी में रखेंगे, कितना डेट में रखेंगे, कितना गोल्ड में रखेंगे, ऐसे ही हम रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि आप सारा का सारा पैसा फिक्स इनकम में डाल देंगे तो आपकी जो लंबी आयु है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या आपको पैसा पूरी तरीके से आपकी जितनी आयु है पूरा पर्याप्त होगा? थोड़ा पैसा मुझे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डालना होता है जिससे मुझे ग्रोथ भी अच्छी मिले, क्योंकि मैं शायद सोच रहा हूँ 25 साल जीऊंगा, लेकिन क्या मालूम 30 35 40 साल में जी जाऊं। तो वो समय कैसे निकलेगा, उस समय कॉर्पस कहाँ से आएगा? तो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बननी चाहिए जिसमें थोड़ा पैसा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो आपको एक बढ़िया ग्रोथ दे सके और जो आपके बाद के समय में काम आएगा, कुछ पैसा जो जिससे आपको फिक्स्ड इनकम रेगुलर मिलती रहे, जिससे आपके खर्चे चलते रहें, और कुछ पैसा जो इमरजेंसीज के लिए हो। तो इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बना के ही रिटायरमेंट के बाद निवेश करना चाहिए। तो एक रणनीति बना करके अगर आप निवेश करेंगे तो ही आपको जो है आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी, और आपका बुढ़ापा, आपका रिटायरमेंट काफ़ी अच्छे से हंसते मुस्कुराते गुजर सकता है। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जितेंद्र सोलंकी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप भी अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या आप रिटायर हो चुके हैं और सोच रहे हैं कहाँ निवेश करें, तो 9311211874 यह है व्हाट्सएप नंबर। इस पर सीधे अपना सवाल भेजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। सवाल थोड़ा डिटेल में भेजेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपके स्पेसिफिक सवाल का आपको स्पेसिफिक जवाब जो है इस कार्यक्रम में हम दे सकें। इसके लिए सवाल विस्तार पूर्वक भेजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे हम लाइव जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपने कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम में अपनी टिप्पणियाँ, अपने सवाल लगातार भेजते रहिए। इधर कुल मिलाकर सर एक चीज़ देखी जाए कि रिटायरमेंट के बाद निवेश के लिए सरकार की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है SCSS, वही एक बड़ी अच्छी स्कीम नज़र आती है। बुजुर्गों के लिए ये योजना कितनी काम की है और किस तरीके से इसमें निवेश के लिए प्लानिंग करनी चाहिए सर? देखिए, जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल है, आपका कहना बिल्कुल सही है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हर मामले में सीनियर सिटीजन्स के लिए रिटायरमेंट के बाद के लिए एक बेहतरीन स्कीम जो है वो साबित हुई है। उसके दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट आपको अच्छा मिलता है। नॉर्मल आप प्रोडक्ट्स लेते हैं दूसरे, उनके मुकाबले आपको ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो एक जो भरोसा होता है वो रहता है। रेगुलर आय का जरिया बन जाता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, तो आप रेगुलर आय कमा सकते हैं और अपने खर्चों को जो है वहन कर सकते हैं। तीसरा, इसको अब एक्सटेंशन भी मिलता है। पहले एक्सटेंशन कुछ समय के लिए मिलता था, लेकिन अब एक्सटेंशन 3 साल के ब्लॉक में जो है आप कितना भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इस वजह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काफी बेहतरीन हो जाती है।
और खासा जो इंटरेस्ट रेट है जो दूसरी सेविंग स्कीम्स के मुकाबले ज्यादा रहता है, वो एक इसका बड़ा अट्रैक्शन है। इस बीच सर लाइव टिप्पणियाँ और लाइव सवाल भी हमारे पास आने लगे हैं। अब इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अड्डा के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस में निवेश करता हूँ 7,000 रुपये हर महीने। अभी जो इनके एनपीएस का कॉर्पस है वो 21 लाख रुपए है, और अभी मेरी उम्र 34 साल है और मेरा रिटायरमेंट 60 साल पर होगा। तो ये जो इनकी जो स्ट्रेटजी है सर अपने रिटायरमेंट को लेकर के, हालांकि विषय हमारा थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि रिटायरमेंट की बात ये हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर इनको क्या सुझाएंगे आप? देखिए, एनपीएस अच्छा प्रोडक्ट है, रिटायरमेंट के लिए बनाया गया है। और एनपीएस में हम जिस तरीके से बदलाव देख रहे हैं, तो सरकार पूरी तरीके से कर रही है कि एनपीएस जो है रिटायरमेंट के पर्पज से एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकल गया है। हाल ही में जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जैसा ऑप्शन इसमें शामिल किया गया। तो और जो रिटर्न मिलते हैं वो आपके मार्केट लिंक रिटर्न होते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है एनपीएस का अच्छा होना। और इनकी उम्र 34 साल है, 60 साल पे रिटायर होंगे। मुझे लगता है काफी लंबा समय है इनके पास, और उस अगर मैं हिसाब से देखूं तो एनपीएस इनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखिए, एनपीएस को आप कंटिन्यू रखिए, निवेश को आप कंटिन्यू रखिए। और रिटायरमेंट के लिए जो है इसके, देखिए, एक होता है निवेश जब हम करते हैं, दूसरा होता है जब हम रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा कॉर्पस की जरूरत है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हैं, वो उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आपके पास हमेशा लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी। तो लिक्विडिटी, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप हमेशा निकाल सकते हैं। एनपीएस में जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, बट जी। मेरी राय में एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प है। इनकी एक और टिप्पणी आई है सर, वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैं एक्टिव चॉइस मैंने ऑप्ट किया है, जिसमें कि इक्विटी में 75%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 20%, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 5% है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये मेरा जो सिलेक्शन है वो सही है, और कितने पेंशन मुझे मिल सकती है, इसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। चलिए उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन क्या ये जो इन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ है एक्टिव चॉइस, जो इन्होंने ऑप्ट की करके 75% इक्विटी में जा रहा है, तो आप सहमत हैं इनसे? मैं सहमत हूँ, क्योंकि इनके पास होराइजन अच्छा है। 34 साल की एज है, 60 साल का होराइजन है। 60 साल की एज पे इनका रिटायरमेंट है, तो इनके पास एक अच्छा समय है। जो 25-26 साल का इनके पास समय है रिटायरमेंट के लिए। तो उस समय के लिए जितना ज्यादा आप इक्विटी जैसे प्रोडक्ट में निवेश करेंगे, उतना बेहतर होगा, उतना ही आप ज्यादा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो एक्टिव चॉइस किया है वो अच्छा है, लंबी अवधि के हिसाब से। जी, तो लंबी अवधि के लिहाज से आपका जो निवेश है काफ़ी अच्छा है, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पे दोबारा लौटते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश का सही तरीका क्या है, और इस योजना में अधिकतम जो है वो कितना पैसा जो है वो निवेश किया जा सकता है? देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अभी निवेश को बढ़ाया गया था, उसमें आप मैक्सिमम 30 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें निवेश करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, मुझे लगता है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग रहे हैं तो जॉइंट अकाउंट से आप देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट हो, वाइफ हस्बैंड का एक जॉइंट अकाउंट हो, दोनों में 30-30 लाख निवेश करते हैं तो टोटल मिला के फैमिली का 60 लाख निवेश हो जाता है। उस लिहाज से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आप एक ज्यादा जो राशि है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरे मामलों में आप इतना शायद निवेश ना कर सके, 30 लाख तक ही निवेश कर सके। क्योंकि अब इसमें 30 लाख हो गया है, तो आपने जो अभी देखा ना कि इसमें इतना कॉर्पस कैसे आ रहा है, तो एक उसका कारण ये भी है कि इसमें अब निवेश की जो राशि है वो मैक्सिमम 30 लाख हो चुकी है, और इंटरेस्ट रेट 8.2% पे इस वक्त मिल रहा है। तो एक खासा अट्रैक्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। काफ़ी आकर्षक योजना है। अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले एक तो और दर्शक अपना कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। भूपेंद्र रावत जी हैं, कह रहे हैं कि सर उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मैं प्रोसेस समझना चाहता हूँ निवेश का, कि मुझे अगर 50,000 रुपये हर महीने चाहिए 50 साल की उम्र के बाद, तो मुझे किस तरह से निवेश मुझे करना चाहिए? अभी मेरी उम्र 45 साल है, तो अभी तो 45 साल पे थोड़ा लेट सोचा आपने, थोड़ा लंबा समय होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें जितेंद्र सर तो।
देखिए 45 साल है, इन्होंने शायद 50 साल के बाद ये 50,000 रुपये महीने इनकम की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल। इनका उम्मीद कर रहे हैं। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं हम, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए। देखिए एक जो रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है बकेट स्ट्रैटेजी। बकेट स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपके पास मान लीजिए बकेट्स हैं, आप 4 बकेट बनाते हैं। हर बकेट में आप अलग अलग गोल को लेते हैं। 50,000 रुपये इनको महीना चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, आपने अगले 3 साल के लिए एक बकेट बना दिया। फिर 3 से 7 साल या 10 साल के लिए आपने एक बकेट बना दिया। 10 साल के बाद जो इनको चाहिए होगा उसके लिए उन्होंने अलग बकेट बना दिया। ये बकेट और इमरजेंसी फंड्स के लिए बकेट बन गया। अब ये बकेट बनाने के बाद फिर आप निवेश का विकल्प ढूंढे कि जो 3 साल का मुझे अगले एक्सपेंस उठाना है उसके लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेहतर होगा। और 10 साल के बाद जो मुझे 50,000 रुपये महीना मिलने मिलने वाला है उसके लिए मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि उसके लिए अभी भी 10 साल है आपके पास, तो आप 10 साल तक निवेश जारी रख सकते हैं। तो ये बकेटिंग स्ट्रेटेजी बना के ही आप एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कोई ऐसा सिंगल प्रोडक्ट नहीं है कि मैं बता दूं कि आप इसमें निवेश कीजिए और आपको हम्म। 50,000 रुपये मिलना शामिल हो जाएगा। नहीं, ये भी एक निवेश की तरह ही एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है रिटायरमेंट के बाद की। बिल्कुल। सर, अगला प्रश्न ये है कि आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर मान लीजिए किसी की पत्नी जो है वो होम मेकर है, तो क्या रिटायरमेंट की रकम से उसके नाम पे 30 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं बीवी के नाम से? देखिए रिटायरमेंट के नाम पे निवेश हो सकता है, लेकिन अ, हम जब हस्बैंड वाइफ हो या बच्चे और पेरेंट्स हो तो गिफ्टिंग प्रोविजन होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपनी वाइफ को जो है 30 लाख रुपए गिफ्ट कर दिया। अब वो 30 लाख रुपए जाके जो है निवेश कर देती हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोल लेती हैं। लेकिन क्लबिंग प्रोविजन यहाँ पे लागू हो जाता है, तो उस पे जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो हस्बैंड की इंटरेस्ट इनकम में ही क्लब होगा और टैक्सेबल होगा। तो हम्म। निवेश तो कर सकते हैं, वहां पे उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो उस पे आय होगी उसके ऊपर हस्बैंड के जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। ठीक। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे आर्मी के अगर उदाहरण लें तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जो है वो 60 साल से पहले ही रिटायर हो जाते हैं, और कुछ लोग 60 साल से पहले वीआरएस ले लेते हैं। ये लोग एससीएसएस में कब और कैसे निवेश कर सकते हैं? देखिए हालांकि SC SS में 60 साल से ज्यादा का जो उम्र है वो एज पर रूल है, लेकिन डिफेंस के लिए 50 साल से ऊपर का रूल है, प्रोवाइडेड कि आपको जो रिटायरमेंट फंड मिलता है वो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। तो अगर कोई भी डिफेंस पर्सनल है 50 साल के बाद अगर वो रिटायर होते हैं और उस रिटायरमेंट फंड को अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो वो एलिजिबल हैं। तो यही एक कंडीशन है कि वो जो रिटायरमेंट फंड है उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया जाए। ठीक। और सर, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है ये काम किस तरीके से करती है, और इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिस वजह से इस स्कीम में FY24 के पहले 6 महीने में ही हमने देखा कि 74,625 करोड़ रुपए का निवेश आ गया। तो लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लगती है, किस तरीके से काम करती है कि लोग इतने ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं इस पर? देखिए हर कोई फिक्स्ड आय चाहता है। अगर कोई भी आप रिटायर्ड पर्सन लेंगे को रिटायर, अगर हम भी शायद रिटायर होंगे तो हम जरूर चाहेंगे कि एक ऐसी सोर्स हो जहां से एक फिक्स इनकम आती रहे। अब फिक्स इनकम के क्या क्या विकल्प है हमारे पास, तो वो विकल्प के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। उसके दो कारण हैं। पहला, एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, 8.2% आपको इंटरेस्ट मिलता है, हालांकि टैक्सेबल है, लेकिन जो लोअर टैक्स स्लैब में अगर आता हो तो उसके लिए 8.2% फिक्स्ड इनकम बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट है जो मिल रहा है। दूसरा, 30 लाख का लिमिट हो चुका है, तो पहले 15 लाख तक था तो 15 लाख ही निवेश कर सकते थे, अब 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक्सटेंशन अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोडक्ट फीचर को देखेंगे तो पूरी तरीके से एक रिटायरमेंट के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि आपको फिक्स इनकम मिलती रहे, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हो, प्री मैच्योर कभी आप क्लोज करना चाहें आप कर सकें, और अगर आप चाहें इसी अकाउंट को मैं बढ़ाता रहूं तो आप उस अकाउंट को जो है आगे चालू करते रहें, ये सब फीचर्स अवेलेबल होते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इसीलिए इसका इतना बड़ा एक अट्रैक्शन बना हुआ है, और अभी का जो अट्रैक्शन है वो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट को लेकर बहुत ज्यादा है। हम्म। तो ब्याज दरों में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है, हालांकि और अभी ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ब्याज दरें घटने वाली नहीं है, तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
सर, अगर किसी सीनियर सेविंग की जो स्कीम है वो अगर मैच्योर हो चुकी है, तो क्या पीपीएफ की तरह इसको भी, एससीएस को भी आगे बढ़ा सकते हैं? और अगर बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए क्या कुछ नियम है, क्या प्रोसेस है? देखिए, इसको हम पहले तो 3 साल के लिए बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बदलाव किए हैं, जिसमें ये जो 3 साल का ब्लॉक है इसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। यानी कि पीपीएफ की तरह आप इसको जब तक चाहें 3-3 साल के एक्सटेंशन में बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपको अगर बढ़ाना है तो आपको एप्लीकेशन 1 साल पहले देना होता है मैच्योरिटी से। तो एक्सटेंशन अवेलेबल है, बढ़ा सकते हैं। जो अभी नया बदलाव हुआ हुआ है वो ये कि पहले आप सिर्फ 3 साल बढ़ा सकते थे, अब 3 साल के ब्लॉक में आप इसको जब तक बढ़ाना चाहें तब तक बढ़ा सकते हैं। जी। सर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर हमको निवेश करना है तो या तो एक दो विकल्प रहते हैं, एक तो पोस्ट ऑफिस, दूसरा बैंक। इनमें से आपको कौन सा विकल्प बेहतर लगता है और क्यों लगता है? देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहली बात तो कोई ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको या तो बैंक जाना पड़ेगा या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। जब हम ऑपरेशंस, फिजिबिलिटी और कन्वीनियंस की बात करते हैं, तो शायद कई जगह पे जो है बैंक अच्छे हो सकते हैं, कई जगह पे पोस्ट ऑफिस आपके घर के बिल्कुल पास होगा तो पोस्ट ऑफिस अच्छा हो सकता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कन्वीनियंस क्या है। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई एक जो है ऑप्शन है वो दूसरे से ज्यादा बेहतर है। सब कुछ आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बैंक को प्रिफर करते हैं, बैंकिंग रिलेशनशिप आपने सालों से बनाया हुआ होता है कि पोस्ट ऑफिस में आपका इतना लंबा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। बैंकिंग में आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप होता है, आपके खाते भी वहीं पे होते हैं, तो आपको जो सर्विसेज मिलती है वो अच्छी मिल जाती है कंपैरिजन टू पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल। तो यही कारण है शायद बैंक जो है ज्यादा प्रेफर होता है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सही बात है कि लंबे समय से एक जगह खाते रहते हैं तो वहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लोगों से जान पहचान रहती है, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सर, निवेश के समय टैक्स में किस तरीके से राहत मिलती है और इस निवेश से होने वाली आय पर टैक्स किस तरीके से लगता है? क्योंकि टैक्सेशन एक बड़ा इशू रहता है, उसके लिए हमारे तमाम दर्शकों की टिप्पणियाँ भी आई हैं, तो वो समझना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहली बात, जो आप निवेश करते हैं उस पे आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है, जो कि 1.5 लाख तक का जो है आप अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, जो ब्याज दर है वो टैक्स फ्री नहीं होती है, वो ब्याज दर आपकी टैक्सेबल है, आपकी इंटरेस्ट इनकम में काउंट होती है, और आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये दो टैक्सेशन एंगल हैं जो खासा ध्यान रखने होते हैं जो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर रहा है। दूसरा, टीडीएस प्रोविजन भी है इसके अंदर, जिसमें कि कुछ रियायत जो है वो मिलती है। लेकिन टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो ब्याज जो आपको मिलता है वो टैक्सेबल है एज पर जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है, लेकिन जो भी आप निवेश करते हैं वो 80C के दायरे में आता है। ठीक। अब आपने टीडीएस का जिक्र किया तो आपसे ये भी समझ लेते हैं कि एससीएसएस में टीडीएस कब और कितना कटता है, और अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो उसका टीडीएस ना कटे, इसके लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, टीडीएस इसमें एप्लीकेबल होता है जब सालाना ब्याज जो है 50,000 से ज्यादा हो जाता है, तब टीडीएस अप्लाई होता है। लेकिन 50,000 से अगर कम ब्याज है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर आमतौर पर अगर बैंक में आपने निवेश किया है या पोस्ट ऑफिस में किया है तो वो हर अकाउंट पे टीडीएस कट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 15G 15H फॉर्म दिए गए हैं, जिसके अगर आप वो डिक्लेरेशन दे देते हैं कि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, आपकी आय कम है, तो इसलिए जो है टीडीएस ना काटा जाए, तो वो फॉर्म डिक्लेरेशन भरने पर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है उससे टीडीएस नहीं कटता है। ठीक। अब सर, रिटायरमेंट की बात हम कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद निवेश के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अलावा जो लोग निवेश करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें और क्या क्या विकल्प आपको लगता है कि उनके पास मौजूद है जहाँ पर वो निवेश कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम है जिसके अंदर मंथली इनकम मिलता है। इसके अलावा मैं फिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एन्युटी प्रोडक्ट्स भी है जहां आपको एन्युटी लाइफ लॉन्ग मिलता है, बट इन प्रोडक्ट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। दूसरा जो मुझे अच्छा विकल्प लगता है वो ये कि म्यूचुअल फंड से आप एसडब्ल्यूपी जैसा ऑप्शन ले सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया
और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जैसा आपने ऑप्शन ऑप्ट किया, उसके दो फायदे होते हैं। पहला, आपको रेगुलर इनकम मिलता रहता है। दूसरा, आपको जो है ज्यादा अच्छा कमाने का मौका मिलता है। तो SWP म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप अपनी जो रेगुलर इनकम है, रिक्वायरमेंट है, उसको मीट कर सकते हैं। तो अगर पोर्टफोलियो बनाने की बात करें, एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बन सकता है जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है, या आपने पोस्ट ऑफिस एमआईएस लिया, या आपने कोई एन्युटी प्रोडक्ट है, पहले जो अटल पेंशन योजना थी उसके अंदर जो है आपने निवेश किया, उससे जो है आपको ब्याह बंधना जो योजना थी जिसके अंदर 10,000 रुपये मैक्सिमम मंथली पेंशन आपको मिलता था, उस तरह की स्कीम में आपने निवेश किया। ये फिक्स्ड इनकम ऑप्शन हो जाते हैं। फिर वेरिएबल ऑप्शन अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जैसा ऑप्शन है जिसमें जो कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, कैपिटल गेन इनकम होता है। जी। हाँ, कोई अश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और SWP के जरिए आप बेहतर टैक्स एफिशिएंसी के साथ उसमें निवेश कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जो है वो कमा सकते हैं। ठीक। रिटायरमेंट के बाद सर बहुत सारे लोग जिनको पेंशन मिलती है उन लोगों को पेंशन अच्छी खासी होती है जिससे कि वो टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स सेविंग के लिए क्या कोई खास विकल्प हैं और उनको किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, टैक्स प्लानिंग वही है कि आपने अगर जो भी इनकम है उस 1.5 लाख का 80C के अंडर में आता है, उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो आपको एडिशनल बेनिफिट देते हैं। एनपीएस का बेनिफिट है, लेकिन उस एज पे एनपीएस अगर आपने 60 से 70 साल में कुछ किया है कंट्रीब्यूशन तो वो बेनिफिट मिल सकता है। जो मुझे लगता है ये तो वो बेनिफिट है जो आपको इन्वेस्ट करने के टाइम पे मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि जो आप इनकम कमा रहे हैं क्या उस पे आप बेटर टैक्स एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो वहां पे जब आप प्रोडक्ट चूज करते हैं निवेश के लिए, वहां पे आप टैक्स एफिशिएंसी देखते हैं कि किसमें मुझे जो है जो इनकम होगी उस पे कम टैक्स लगेगा। तो टैक्स प्लानिंग दो सूरत में होती है। पहला, जो आप निवेश कर रहे हैं उस टाइम पे टैक्स प्लानिंग हो गया कि इसमें क्या टैक्स बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दूसरा, उससे जो भी इनकम मिलेगी क्या उस पे कोई टैक्स एफिशिएंसी अवेलेबल है। हम्म। अब सर कोशिश हमने की, चाहे टैक्स का मुद्दा हो या फिर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, सभी विषयों पे आपसे हमने इस सीनियर सिटीजन स्कीम को लेकर के प्रश्न कर लिए। चलते चलते दर्शकों के सवाल कुछ एक लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक टिप्पणी आप अगर करना चाहें कि किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो लोग इसमें निवेश करना चाह रहे हैं, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, पहला जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है कई बार हम गलतियां कर जाते हैं वो ये कि हम बिना सोचे समझे किसी प्रोडक्ट में निवेश कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हम 60 साल की एज पे जाके निवेश कर देते हैं। उस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अब बना रहे हैं तो प्रॉपर सोच समझ के एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और उसके बाद ही आप देखें कि किस निवेश का विकल्प आपके किस पर्पस के लिए जो है वो मीट करेगा। आपको रेगुलर आय चाहिए या आपको ग्रोथ भी चाहिए साथ में, तो ग्रोथ आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कौन से विकल्प मौजूद है, रेगुलर आय के लिए कौन से विकल्प मौजूद है। जो एक जैसे मैंने कहा, एक बड़ी गलती ये होती है कि हम सब कुछ एक ही प्रोडक्ट से मीट करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक मल्टीपल प्रोडक्ट चूज करने ही पड़ेंगे, और जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट चूज करने की बात करते हैं तो यानी कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना के चले। कोई कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट आपको दिख रहा है तो सिर्फ इसलिए ना निवेश कर दें कि एडवर्टीजमेंट में आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक। अब बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आई हैं, कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। रश्मि झा जी ने प्रश्न पूछा है, जो कि 26 साल की हैं, पुणे में रहती हैं। कह रहे हैं मैंने अभी एक आईटी कंपनी में जॉब शुरू की है, मुझे रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से और कैसे शुरू करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एज है कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू हो जाए। 26 साल की एज का मतलब है आप कम कंट्रीब्यूशन के साथ अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो रश्मि झा को मेरा यही सुझाव होगा कि आप एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं। आप देखें कि क्या कॉर्पस आपको चाहिए होगा जब आप 60 साल के होंगे, और उस कॉर्पस के लिए आपको आज कितना सेव करना पड़ेगा, और उस मंथली सेविंग को आप आज आज ही स्टार्ट कर दें। तो मेरी जो इसमें एक्सपीरियंस है वो यही कि आपको जो कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट आएगा वो बहुत ही कम आएगा, मुकाबले कि जब आप 45 या 40 पे जाके आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं।
तो रश्मि, बहुत अच्छी बात है, आपने सही समय पे सोचा है रिटायरमेंट के लिए और कम समय में कम पैसों में आप एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकती हैं। तो पहले एक अनुमान लगा लीजिए, एक बार फिर से प्रश्न पूछिएगा, फिर जितेंद्र जी जब आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्रकाश माणी जी का प्रश्न आया है, जो कि 58 साल के हैं, सूरत से उन्होंने प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि मैं अभी एक PSU से रिटायर हुआ हूँ, पेंशन की राशि लेकिन यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन रिटायरमेंट की रकम अच्छी खासी मिली है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं, अभी 50 लाख रुपए और निवेश करने हैं, कहाँ और कैसे निवेश करूं? देखिए, 50 लाख रुपया है। मेरा जो सुझाव होगा वो ये कि इस पैसे को आप डिवाइड करें। थोड़ा पैसा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट है उसमें निवेश करें, जो कि आप एक 10-15 साल के बाद आपको एक अच्छा एक्यूमुलेशन दे। कुछ पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, डेट म्यूचुअल फंड में, वहां से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ पैसे को आप अगर चाहें तो इमरजेंसी फंड्स या कुछ अपने और दूसरे गोल हैं उनके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि कुछ पैसे को आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें, जो ये मानकर चले कि ये पैसा आप 10 साल के बाद यूटिलाइज करेंगे। अगले 10 साल के लिए आप कितना पैसा यूटिलाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना निवेश चूज कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट करके आप अपना जो मंथली जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से जो है आपके लिए रणनीति बनाना सही रहेगा, आप उम्मीद करें। सर, मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि किस तरीके से सही उम्र में, जैसे रश्मि जैसे लोग 26 साल की उम्र में सोच रहे हैं, तो सही समय पे अभी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपके लिए जो है कम समय में कम रकम में जो है आप एक अच्छा कॉर्पस जो है वो जुटा सकते हैं। और अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो भी कोई निराशा की बात नहीं है, किसी अच्छे वित्तीय प्लानर की, फाइनेंशियल प्लानर की मदद से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही निग्लेक्टेड एरिया है आज की डेट में भी। उसका कारण ये है कि हम जो हमारे जब दूसरे गोल होते हैं तो हम रिटायरमेंट प्लानिंग को थोड़ा पीछे खींच देते हैं, यही सोचकर कि इसकी प्लानिंग हम शायद थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे, अभी ये गोल हमारे जरूरी है। तो मेरा यही मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आप अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और बढ़ती लॉन्गिविटी के साथ ये भी रिक्वायरमेंट हो गया है कि आपके लिए कॉर्पस जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाला है। शायद जो पहले 25 साल जीने का हम सोचते थे, अब लगता है कि 30-35-40 साल तक भी हम जी जाएंगे। तो उस 40 साल के पीरियड को हम बिना जॉब के, बिना किसी अर्निंग के अगर हम व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कॉर्पस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जितनी हो सके, जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें लाइफ में, उतना बेहतर होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। उम्मीद करते धन्यवाद। हैं जी हमारे तमाम दर्शक लाभान्वित हुए होंगे आपके इस जो तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप सभी को हैप्पी वीकेंड, और फिर सोमवार से हम आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर आपका शेयर बाजार से जुड़ा कोई सवाल है तो 1 बजे जुड़िए। पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे हम 4 बजे हर रोज़ लाइव जुड़ते हैं। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए। नमस्कार।